सब्सक्राइब कीजिए आर की लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का चैप्टर सेकंड, जो है हमारा हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर रहेगा। फ्रेंड्स, सीटेट 2020 का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सीडीपी सेशंस करेंगे। फ्रेंड्स, हम चैप्टर वाइज अपनी वीडियोस बनाते जाएंगे। पहले हम थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे और फ्रेंड्स साथ ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी करते जाएंगे, ताकि फ्रेंड्स आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वह सीटेट है या एस टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या सुपर टेट, फ्रेंड्स आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर टीचिंग जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो फ्रेंड्स उस सब के लिए पेडागोजी की ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। फ्रेंड्स, कल जो हमारी वीडियो सेशन था उसमें आपने हेरेडिटी क्या होती है यह समझा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है फ्रेंड्स एक टीचर के लिए, यह आपने जाना। फ्रेंड्स, आज हम हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल्स, टाइप्स एंड इफ़ेक्ट्स इस वीडियो लेक्चर में इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये सेशंस ज़रूर पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहे, आपका कोई पीरियड मिस ना हो। फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी, वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी होती है किसी चीज़ के समान ना होना, मतलब उसका भिन्नता का सिद्धांत, अलग होने का सिद्धांत। मतलब फ्रेंड्स, कोई दो चीज़ होती हैं और वो एक जैसी ना हो तो उसे हम कहेंगे कि ये एक जैसी नहीं है, समान नहीं है, सिमिलर नहीं है, उसी को हम कहते हैं डिसिमिलैरिटी का प्रिंसिपल, यानी वहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है आइए वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी देयर आर डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन। डिसिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंसेस होते हैं चिल्ड्रन में, यानी कि बच्चों में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। द रीजन फॉर दिस इज द स्पेशलिटीज इन द जर्म प्लाज्म ऑफ द पेरेंट्स। फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या होता है कि ये डिफरेंसेस होते हैं। द रीजन फॉर दिस क्या होता है, स्पेशलिटीज, किस चीज़ की विशेषताएं होती हैं, वो जर्म प्लाज्म की, और किस में होता है, पेरेंट्स में। तो फ्रेंड्स, बच्चों में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके पाए जाने का क्या कारण होता है, उनके पेरेंट्स के बीजकोषों की जो विशेषताएं होती हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं, और उनके जो जर्म प्लाज्म होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए फिर बच्चे भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये पेरेंट्स के जर्म प्लाज्म की वजह से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। इसे हिंदी में कहेंगे फ्रेंड्स प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल की थ्योरी किसने दी फ्रेंड्स, सारेंस ने दी है। और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, द थ्योरी ऑफ सारेंस बिलीव्स दैट चिल्ड्रन बोर्न टू इंटेलिजेंट पेरेंट्स कैन आल्सो बी ऑफ लो IQ। सारेंस क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए, उनका बिलीव है कि जो चिल्ड्रन बोर्न करते हैं, जन्म लेते हैं इंटेलिजेंट पेरेंट्स से, जिन बच्चों के पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं यानी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, उन पेरेंट्स के बच्चे भी कैन आल्सो बी ऑफ लो IQ, उनके बच्चे भी कम बुद्धि वाले हो सकते हैं। ठीक, यानी फ्रेंड्स इंटेलिजेंट जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी लो IQ वाले हो सकते हैं। ये होता है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, उन्होंने कहा भी है कि एंड इफ़ दैट हैपन्स दिस इज नोन एज रिग्रेशन। अगर ऐसा होता है कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे यानी इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे मंद बुद्धि वाले लो IQ वाले होते हैं, तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये रिग्रेशन का प्रिंसिपल कहलाता है, यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है कि वो चीज़ उल्टी हो गई, विपरीत हो गई, उसका अपोजिट हो जाना।
फ्रेंड्स इसे सिंपली आप समझ लीजिए कि जैसे पेरेंट्स होते हैं उसके अपोजिट गुणों वाले जो बच्चे हो जाते हैं, उनकी क्वालिटीज उनके पेरेंट्स से नहीं मिलती होती, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। ओके, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है ये। ओके फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पर देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। एक फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे हमने देखा था कि सिंपल रिग्रेशन प्रिंसिपल क्या होता है, जो पेरेंट्स के अपोजिट गुणों वाले बच्चे होते हैं वहाँ पर रिग्रेशन का प्रिंसिपल होता है। ये थर्ड नंबर पर आ गया फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। जो पेरेंट्स के शुद्ध गुण होते हैं फ्रेंड्स, उनके प्योर गुण होते हैं, उनके शुद्ध गुणों की ओर रिग्रेशन होता है बच्चों का। इस प्रिंसिपल में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए रिग्रेशन होता है, कहाँ होता है वो, टू प्योरिटी, प्योरिटी के लिए यानी और ज़्यादा शुद्धता के लिए रिग्रेशन होता है। यहाँ पर जो प्रत्यागमन है फ्रेंड्स वो शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन होता है और इसलिए इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी, यानी शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का ये सिद्धांत कहलाता है। फ्रेंड्स इसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मान लीजिए किसी बच्चे के फादर का रंग सांवला है या उसकी माता का रंग सांवला है, ठीक है, उन दोनों में से एक का कलर सांवला है और फ्रेंड्स दूसरे का कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है, मतलब एक सांवला हो गया तो दूसरा थोड़ा और ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है उसका, तो बच्चे की पॉसिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या रहती है, बच्चा है जो वो ब्लैक कलर का हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो ब्लैक कलर बना है ये वाइटिश कम्प्लेक्शन यानी सांवले कलर और पिता के ब्लैक कलर, इन दोनों से मिलकर बिल्कुल प्योर ब्लैक बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहलाता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ बिजमैन और सेल साइंस। इसे हम बिजमैन का सिद्धांत या सेल विज्ञान का सिद्धांत कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। ठीक है, इसे हम जर्म प्लाज्मा का निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। फ्रेंड्स इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो जर्म प्लाज्मा होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरिड किया जाता है, यानी फ्रेंड्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर इसे संचालित किया जाता है और इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है। ये दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गाल्टन्स थ्योरी। इसे हम बायोमेट्री थ्योरी भी कहते हैं। गाल्टन का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये जीव गणना का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे बायोमेट्री थ्योरी भी कहते हैं। गाल्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चों में ट्रेड्स होते हैं वो केवल उसके पेरेंट्स से ही नहीं होते, वो केवल बच्चों में उनके पेरेंट्स के द्वारा ही नहीं पाए जाते, बल्कि वो फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स से भी उन चीज़ों को रिसीव करता है। बच्चे के जो लक्षण पाए जाते हैं वो उसके दादा दादी से भी उसमें स्थानांतरित हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी बच्चे के दादाजी 6 फुट के थे, ठीक है, उनकी हाइट 6 फीट थी और उनका रंग भी गोरा था, बच्चे का जो फादर है फ्रेंड्स उसकी हाइट सिर्फ 5 फीट थी, जो वो बच्चा है वो फिर 6 फीट का हो जाता है और वो कलर में भी अपने दादाजी के जैसे दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स उसके लक्षणों को देखते हुए उसे कहते हैं कि इसकी हाइट भी अपने दादाजी के जितनी गई है और इसका रंग भी अपने दादाजी के जैसा है, तो इस बच्चे में इसके ग्रैंड पेरेंट्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी ये अपने दादाजी पर गया है। फ्रेंड्स आमतौर पर हमारे पास पड़ोस में इसी तरह की बातें होती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स गाल्टन्स की थ्योरी जो है वो हमें यही चीज़ बता रही है कि बायोमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे में केवल उसके पेरेंट्स के ही लक्षण दिखाई नहीं देते, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसलिए ये जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। बच्चे के गुण उसके पिछली पीढ़ी से भी स्थानांतरित होते हैं, तो वह जीव सांख्यिकी या फिर जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, When a child inherits a trait from his grandparents, this is known as theory of biometry. Okay friends. Friends next theory है हमारे पास theory of Mendelism. मेंडल कौन थे फ्रेंड्स, पहले इनका पूरा नाम देखिए फ्रेंड्स, जोहान ग्रीगर मेंडल, ये इनका पूरा नाम हो गया। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है फ्रेंड्स कि मेंडलिज्म किसकी थ्योरी है, तो आप बताइएगा जोहान ग्रीगर मेंडल, इन्होंने हमें ये थ्योरी दी है। फ्रेंड्स मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने 1866 में
अनेक तरह की पीज इकट्ठा की, मटर जिसको हम बोलते हैं सब्जियों में, और उनको क्रॉसिंग करके आनुवांशिकता के आधारभूत नियमों यानी कार्डिनल प्रिंसिपल्स का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और फ्रेंड्स फिर 34 ईयर के बाद क्या हुआ, 1900 में 1900 वाली साल में फ्रेंड्स 34 ईयर्स के बाद 3 रिसर्चर और थे नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी से। उन्होंने इंडिपेंडेंटली फिर रिसर्च की और वह उसी परिणाम पर, उसी रिजल्ट पर पहुँचे जो 34 ईयर पहले फ्रेंड्स मेंडल ने हमें 1866 में रिसर्च करके बताया था। और उन्होंने फिर मेंडल के जो रूल्स थे, उनका प्रिंसिपल था, उसे ही वैलिड बताते हुए उसे आनुवांशिकता के आधारभूत नियम यानी कार्डिनल प्रिंसिपल आर लॉ ऑफ हेरेडिटी की संज्ञा दी थी। फ्रेंड्स मेंडलिज्म थ्योरी ने हमें 2 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन यानी जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा लॉ है फ्रेंड्स इनका इंडिविजुअल यूनिट सेल्स का। जो प्योर बाइनरी सेल्स होते हैं उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विच्छेद हो जाता है उनका, और जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड, इंडिविजुअल जो यूनिट सेल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व कायम हो जाता है। जो फ्रेंड्स इनका सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल है, जिसे हम पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो दबे हुए गुण होते हैं वो अन्य गुणों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व खोते नहीं हैं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप से वो अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। सेग्रीगेटेड एग्जिस्टेंस उनका बना रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये मेंडल का सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का प्रिंसिपल हो गया। और फ्रेंड्स इंडिविजुअल यूनिट सेल्स के प्रिंसिपल में क्या होता है, किसी एक आनुवांशिक गुण का वितरण जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं दूसरे आनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता, वो इंडिविजुअल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया कि मटर के पौधे के फूल का रंग, मटर की फली जो उसकी पोड्स होती है उनके आकार यानी साइज, उनकी डंठल की लंबाई जो लेंथ होती है इत्यादि गुणों से, ऐसे जो उसके ट्रेट्स होते हैं उन गुणों से इंडिपेंडेंट होता है। यानी फ्रेंड्स फूल का रंग मटर की फली के आकार से अलग होता है। तो यहाँ पर मेंडल ने किया कि शुद्ध युग्मकों का वियोग होता है, और जिसके कारण क्या होता है, जो इंडिविजुअल यूनिट सेल्स हैं उनका अपना अलग एग्जिस्टेंस रहता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा मेंडलिज्म आपको। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स ने भी हमें एक प्रिंसिपल दिया है, इनकी प्रिंसिपल को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चे में नए गुण पैदा होते रहते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चा स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करते करते वह कैपेबल हो जाता है। इनके अनुसार हर पीढ़ी में अंतर पाए जाते हैं और अगली पीढ़ी में वो फिर प्रकट होते हैं। यानी फ्रेंड्स डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जनरेशन में चेंजेज होते रहते हैं। ओके। और फ्रेंड्स एक प्रिंसिपल हमें लैमार्क ने भी दिया है, इसे हम लैमार्क थ्योरी कहते हैं, इसे प्रिंसिपल ऑफ लैमार्क भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लैमार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों में इंटरनल मोटिवेशनल एग्जिस्टेंस होता है, यानी बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फ्रेंड्स जो पेरेंट्स की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उस सब का संचार भी बच्चों में होता रहता है, यानी अर्जित जो विषमताएं होती हैं उन सब का संचार भी बच्चों तक चला जाता है। ठीक है, ये लैमार्क्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है। फ्रेंड्स ये सब हमने हेरेडिटी के प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए हैं। फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे कि हेरेडिटी के इफ़ेक्ट क्या होते हैं एक बच्चे पर। आइए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरेडिटी ऑन ए चाइल्ड। एक बालक पर वंशानुक्रम का, उसकी हेरेडिटी का क्या इफ़ेक्ट रहता है, क्या प्रभाव रहता है, वो सब हम देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इम्पैक्ट ऑन स्पेसीज और सुपीरियोरिटी। अकॉर्डिंग टू क्लीनबर्ग, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, द सुपीरियर द स्पेसीज द बेटर विल बी द IQ लेवल। क्लीनबर्ग के अनुसार फ्रेंड्स जितनी आपकी स्पेसीज, जितनी प्रजाति आपकी सुपीरियर यानी श्रेष्ठ होगी, उतना ही आपका IQ लेवल श्रेष्ठ होगा, उतनी ही आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी। फ्रेंड्स इस इम्पैक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं,
अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स सुपीरियर हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका बच्चा भी हाई आईक्यू लेवल वाला होगा, सुपीरियर मेंटेलिटी वाला होगा, वो भी इंटेलिजेंट बनेगा। ओके फ्रेंड्स। सेकेंड इफेक्ट है फ्रेंड्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्टेटस। हेरिडिटी की वजह से हमारे सोशल स्टेटस पर भी इम्पैक्ट होता है, यानी बच्चे के सोशल स्टेटस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको समझिए फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी बच्चे का फादर एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है बिफोर मैरिज, और उसकी स्टडी भी एक अच्छी जगह होती है, हाई फाई स्टेटस का वो बंदा है, ठीक है। उसकी मैरिज भी एक ऐसी लड़की से होती है जो बहुत एजुकेटेड है और वो भी रेप्यूटेड फैमिली से है। और अब जो पेरेंट्स हैं उनका एक सोशल स्टेटस बन गया, वो स्टैंडर्ड फैमिली में आते हैं, वो एक रिस्पेक्टेड फैमिली में आते हैं, क्योंकि फादर और मदर दोनों एजुकेटेड हैं और उनकी फैमिली का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों सोशली भी रेप्यूटेड पर्सन है। तो नेक्स्ट जो उनकी जनरेशन होती है, उनका बच्चा होता है, वो भी अच्छी एजुकेशन लेता है, वेल एजुकेटेड बनता है, अच्छी जगह पर उसकी स्टडी होती है। और फ्रेंड्स, ऐसे वेल एजुकेटेड और एम्प्लॉयड जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होंगे जो उनकी सोसाइटी में पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी और आगे चलकर वो वेल सेटल्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इम्पैक्ट ऑन सोशल स्टेटस हम ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा कामयाब होता है तो अक्सर यही कहा जाता है कि इसके पेरेंट्स, इसकी फैमिली भी वेल एजुकेटेड है, तो ये सब उसी का नतीजा है कि आज ये बच्चा कामयाब है। थर्ड इम्पैक्ट देखिए फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑन कोर स्ट्रेंथ। कोर स्ट्रेंथ होता है फ्रेंड्स मूल शक्तियों का प्रभाव, ठीक है। यानी कोर स्ट्रेंथ का जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, ये हमें दिया है थॉर्नडाइक ने। उनके अनुसार क्या होता है, मूल शक्तियों का प्रधान कारण बालक का वंशानुक्रम है। जैसे उसके माँ बाप की मूल शक्तियाँ होंगी, उनके पेरेंट्स की कोर स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही बच्चे की होती है। ओके फ्रेंड्स। और हेरिडिटी का एक इम्पैक्ट ये है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एबिलिटी। बिजनेस एबिलिटी होती है फ्रेंड्स व्यावसायिक योग्यता। तो फ्रेंड्स, बालक की बिजनेस एबिलिटी होती है, उस पर भी हेरिडिटी का इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है, देखिए, अगर उसके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो उन बच्चों की धारणा, जो उनकी मेंटेलिटी होती है, वो भी बिजनेस करने की ही होती है। फ्रेंड्स, ये सब तो आपने सोसाइटी में भी देखा होगा कि जिनका फैमिली बिजनेस होता है, अक्सर उनके बच्चे भी बिजनेस की तरफ ही मूव करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमने बहुत जगह देखा है, मेरे खुद के भी कई जानकार हैं जैसे, और उनके पेरेंट्स क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उनका अच्छा भला बिजनेस है, तो उनके बच्चे भी उसी बिजनेस को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस एबिलिटी वाला इम्पैक्ट तो हमें अक्सर देखने को मिलता है। फिफ्थ नंबर पर देखिए, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एबिलिटी। शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव रहता है, ये हमें क्लीनबर्ग ने बताया है। जैसी संरचना माँ बाप की होती है, वैसे ही बच्चे की होती है। मान लीजिए किसी के फादर की हाइट या मदर की हाइट 6 फीट तक है, तो फ्रेंड्स उनके बच्चों की भी हाइट लंबी ही जाती है। और अगर किसी के पेरेंट्स ही कम हाइट के हैं, तो अक्सर उनके बच्चे भी कम हाइट के होते हैं। ये हमें क्लीनबर्ग ने भी बताया है कि जिन माता पिता की लंबाई कम या ज़्यादा होती है, उनके बच्चे भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। और ये अक्सर देखा भी जाता है कि जिनके पेरेंट्स अच्छे हेल्थी होते हैं, लंबी हाइट के होते हैं, उनके बच्चे भी अक्सर हेल्थी भी होते हैं और लंबी हाइट के भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेचुरल है, जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चे वैसे ही फिजिकली एबिलिटी पाते हैं। और हेरिडिटी का एक इम्पैक्ट और देखिए फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर एंड ग्रेटनेस। जो हमारा चरित्र होता है और ग्रेटनेस यानी महानता होती है, उसका प्रभाव भी बालक पर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल हमें डगडेल ने दिया है। इनके अनुसार क्या है फ्रेंड्स, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होंगे। इनके अनुसार अगर आपकी फैमिली में कोई साइंटिस्ट है, खिलाड़ी है, या सैनिक है, या राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्होंने जो अध्ययन किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पाया बच्चे भी उन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त करने वाले बने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कैरेक्टर एंड ग्रेटनेस में भी हमें अपनी हेरिडिटी का इम्पैक्ट दिखाई देता है। हमारे जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव यहाँ पर भी दिखाई देता है। हेरिडिटी के जो इफ़ेक्ट होते हैं एक बालक पर, उसके डेवलपमेंट पर, वो सब हमने अच्छे से कर लिया है। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स, वातावरण यानी एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और बालक पर इसका क्या प्रभाव रहता है, ये सब भी देख लीजिए। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स। जो हमारे चारों तरफ का आवरण होता है उसे ही हम वातावरण कहते हैं। All the factors that affects our body are known as environment and it surrounds us right from our conception to our death.
और हमारे शरीर को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो सभी फैक्टर, वो सभी कारक जो होते हैं उनको वातावरण कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये इन्वायरमेंट होता है ये हमारी कंसेप्शन स्टेज से लेकर हमारी डेथ स्टेज तक हमारे साथ रहता है। यानी जब हम गर्भावस्था में होते हैं उस स्टेज से लेकर इंसान की डेथ वाली स्टेज यानी उसकी मृत्यु तक, आखिरी सांस तक जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम चारों तरफ से जिस आवरण से घिरे होते हैं वही वातावरण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, रास हैं जो ये विद्वान, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है। एनवायरनमेंट इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर विच हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन अस। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये डेफिनेशन किसने दी है या ये लाइन किसने कही है, ये अकॉर्डिंग टू रास हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट देखिए, वातावरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फर्स्ट जो होता है फ्रेंड्स इंटरनल इन्वायरमेंट, वो होता है हमारा जन्म से पहले वाला इन्वायरमेंट। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उसका डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल स्टेज में काउंट होता है। और वो जो भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स उसके डेवलपमेंट को प्रभावित जरूर करते हैं। आप इसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि बच्चे की माता कमज़ोर है या वो अच्छे से फल फ्रूट नहीं लेती है, अच्छा भोजन नहीं लेती है, उसके फूड में न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो फ्रेंड्स बच्चे का कमज़ोर होना नेचुरल होता है। ऑटोमेटिकली जो बेबी होगा वो वीक होगा। यदि कोई मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है, फ्रेंड्स जो बच्चे का विकास है, उसका डेवलपमेंट है, उस पर बैड इफ़ेक्ट होता है। इस सब का अच्छे से अध्ययन किया गया है। तो बालक की जो गर्भावस्था वाला पीरियड होता है, जब वो कंसेप्शन स्टेज में होता है, तो उसे हम आंतरिक वातावरण इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकेंड टाइप होती है फ्रेंड्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसे हम बाह्य वातावरण कहते हैं। ये बालक के जन्म के बाद का इन्वायरमेंट होता है। जो बालक के जन्म के बाद उसके चारों तरफ का आवरण होता है उसको हम बाह्य वातावरण यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। इस इन्वायरमेंट में सभी फैक्टर्स बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑल फैक्टर्स चाइल्ड के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, यानी सबका अपना अपना रोल रहता है। उसके बाह्य वातावरण में सभी कारक उसको प्रभावित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं वो देख लीजिए आप। फर्स्ट होता है फ्रेंड्स फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इंक्लूड्स फूड, टेम्परेचर, होम, स्कूल एक्सेट्रा। इसमें हमारा भोजन, तापमान, घर, स्कूल ये सब सम्मिलित होते हैं, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड हो गया आपका सोशल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इंक्लूड्स पेरेंट्स, अदर फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स हमारे पेरेंट्स, अदर फैमिली मेम्बर्स, हमारे टीचर्स, हमारे नेबर्स और हमारे फ्रेंड्स ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स मेंटल एनवायरनमेंट, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है। एनवायरनमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ माइंड। मेंटल एनवायरनमेंट में हमारी मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग बनती है, बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट होता है। और वो कैसे होता है फ्रेंड्स, वो जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ उसका एडजस्टमेंट हो जाता है, फिर वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करके अपने माइंड का डेवलप करता है। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट है ये इमोशनल एनवायरनमेंट, और ये होता है फ्रेंड्स आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स, आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये सब आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका इमोशनल एनवायरनमेंट इन सब से कनेक्टेड हो जाता है, आपके फैमिली से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, और जो आपके रिलेटिव्स या आसपास के नेबर्स वगैरह हैं वो सब आपके इमोशंस को डेवलप करते हैं। और फ्रेंड्स अब देखिए इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ए चाइल्ड। इन्वायरमेंट का एक बालक पर क्या प्रभाव रहता है वो देख लीजिए आप। फर्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या गया है फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑन स्पेसीज ऑफ सुपीरियोरिटी, तो आपकी जो प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है। थर्ड हो गया आपका इम्पैक्ट ऑन मेंटल डेवलपमेंट, आपके मानसिक विकास पर भी इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है।
जो गार्डन है फ्रेंड्स, उनका मत है कि उचित वातावरण ना मिलने से मानसिक विकास नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स, बालक के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस फैमिली में बच्चे को पढ़ने का माहौल ना मिले, उसको स्टडी वाला एनवायरनमेंट ना मिले, तो वो बालक स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेता है, ना ही वो अच्छे से एकेडमिक में परफॉर्म कर पाता है। और फ्रेंड्स, विदाउट एजुकेशनल एनवायरनमेंट एक बालक अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि दूसरी तरफ ही एक ऐसा बच्चा है जिसके पास पढ़ाई का माहौल है, उसका एनवायरनमेंट घर का, फैमिली का ऐसा है कि उसके फादर मदर दोनों एजुकेटेड हैं, वो उसको डेली बैठकर होमवर्क कराते हैं, बच्चे का भी इंटरेस्ट बनता है पढ़ने के लिए। और दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर एजुकेशन की कोई कदर नहीं होती, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, ना ही उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होती है, तो ना वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, ना ही कोई बुक्स वगैरह दिलाते हैं एक्स्ट्रा, ना ही कोई ऐसा एफर्ट करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट बने स्टडी में। तो फ्रेंड्स, वो बालक पिछड़ जाता है, उसकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर देखिए फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंसी। और जो एनवायरनमेंट होता है फ्रेंड्स, वो हमारी इंटेलिजेंसी को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर बच्चा किसी इंटेलिजेंट बच्चे के साथ रहता है, उसकी मेंटल ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है। और अगर बच्चा किसी डल बच्चे के साथ रहता है फ्रेंड्स, वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बालक की इंटेलिजेंसी होती है वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होती है। अगर वो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहता है तो वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेगा, और अगर वो खेलने कूदने वाले बच्चों के साथ रहता है तो उसका खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी इंटेलिजेंसी जो होती है उस पर भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट रहता है। ओके फ्रेंड्स, और जो इन्वायरमेंट होता है फ्रेंड्स, वो हमारी पर्सनैलिटी को भी अफेक्टेड करता है, हमारे व्यक्तित्व पर भी वातावरण का प्रभाव रहता है। 6th नंबर है फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑन ट्विन चिल्ड्रन। जुड़वा बच्चों पर भी वातावरण का प्रभाव रहता है। ये ट्विन चिल्ड्रन की रिसर्च तो फ्रेंड्स कई साइंटिस्ट ने की है, जैसे न्यूमैन, फ्रीमैन और होलाजिंगर। इन्होंने 20 ट्विंस को लिया, 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट में इन्होंने रखा, और उसके बाद वो इन्होंने रिजल्ट में पाया कि उन दोनों बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो ट्विंस थे, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओके, और फ्रेंड्स, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो में इनको भी ऐड किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, आनुवंशिकता और वातावरण एक बालक की शिक्षा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सबको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। आप इनको एक बार समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बालकों की शिक्षा में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामूहिक और नैतिक चारित्रिक विकास करना होता है। फ्रेंड्स, हमारी एजुकेशन का टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मॉरली और कैरेक्टर से, इन सब से अच्छे से उसका डेवलप करना चाहती है। ठीक है, ये हमारी एजुकेशन का एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो। और इसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वातावरण, दोनों जो होते हैं वो पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, एक बालक की आनुवंशिकता काफ़ी अच्छी है, परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया तो उसका शैक्षिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। समझे ना फ्रेंड्स, अगर हेरिडिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है भी बट आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पाया तो फ्रेंड्स क्या होता है, बालक का एजुकेशनल डेवलपमेंट वो रुक जाता है, नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ हेरिडिटी के फेमस प्रिंसिपल्स हैं, उनको देख लीजिए आप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप इजीली बता सकते हैं कि ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, ये वंशानुक्रम का सिद्धांत है। इनको देख लीजिए आप एक बार। फर्स्ट है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत।
और फ्रेंड्स ये देखिए, जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी। पूछा जाता है कि आनुवंशिक गुणों का संचरण कैसे होता है, तो जीन्स के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 2 हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण आज कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये थ्योरी सेशन पसंद आया होगा और आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो हमारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी को अगर कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।